चलो आज देखो हम कहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम याद करो कहानी कहाँ एंड किए थे। लास्ट क्लास में कहानी यहाँ एंड किए थे कि फाइनली अगर एक ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के दौरान 6 O2 का यूटिलाइजेशन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस दौरान 6 वाटर भी रिएक्ट करते हैं रिएक्शन में, और इस दौरान 6 CO2 निकल जाता है, और इस दौरान सॉरी 6 CO2 एक मिनट, इस दौरान 6 CO2 निकल जाता है, 12 वाटर निकल जाता है। कल मैंने आपको सिखाया था कैसे 12 वाटर निकल जाता है और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आप पूरी रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, सेल रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। और मैं आपको कई एस्पेक्ट में ये रियलाइज करा सकता हूँ कि सेल रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा है। कई एस्पेक्ट में रियलाइज करा सकता हूँ। कुछ एस्पेक्ट जो आपके लेवल पर जरूरी है वो मैं जरूर अभी रियलाइज कराऊंगा आपको। तो लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैं कह रहा हूँ क्या कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। मैंने आपको पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, जिनको नहीं पढ़ाया है वो ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था खेल फोटोसिंथेसिस में और सेल रेस्पिरेशन में उसका जब उल्टा हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में यही होता है कि 6 मॉलिक्यूल CO2 एनवायरनमेंट से आते हैं प्लांट के सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये 6 CO2 डार्क रिएक्शन के दौरान, फोटोसिंथेसिस में एक डार्क रिएक्शन होता है जो पढ़ाए हैं हम, डार्क रिएक्शन के दौरान ये 6 CO2 रिएक्ट करते हैं 12 वाटर के साथ। कैसे करते हैं वहां पर मैं अभी बताया था, मैं आपको फिर से अभी बता दूंगा कैसे करते हैं। 12 वाटर के साथ और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, एनर्जी लगता है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये कंप्लीट होता है ये रिएक्शन। और ये रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है। ये रहा प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और साथ में निकलता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 और साथ में निकलता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और याद कीजिए जो जो लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े थे हमसे, हम उनको बोले थे कि ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है सेल रेस्पिरेशन के उल्टा होता है। और एक बात याद कीजिए, मैंने सबको उस टाइम बोला था कि ये 6 वाटर भी रिलीज होता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के दौरान। एक ग्लूकोज, 6 O2, 6 वाटर, ये 6 वाटर में रिलीज होता है। मैंने केल्विन सर्कल डिटेल वाली वो भी पढ़ाया था और शॉर्ट वाली वो भी पढ़ाया था, और बोला था शॉर्ट वाली आप याद रखेंगे, आपके काम का शॉर्ट वाली है। मैं डिटेल वाली में थोड़ा सा आपको कंक्लूजन निकाल के ये कैलकुलेट करा दिया था कि ये 6 वाटर कैसे रियलाइज करते हैं। अगर किसी को याद हो जो फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, अगर किसी को याद हो तो याद कीजिए, मैंने कैलकुलेट भी करा दिया था कि ये 6 वाटर कैसे रिलीज होते हैं। याद कीजिए केल्विन साइकिल में। फिर मैंने ये भी बोला था कि आपके लेवल पे किसी काम का नहीं है कि 6 वाटर कैसे रिलीज होते हैं, कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन याद रखें। लेकिन मैंने रियलाइज करा दिया था कि 6 वाटर कैसे रिलीज करते हैं। तो मैं आज फिर यही कह रहा हूँ, आपको इसका रीजन जानने से कोई फायदा नहीं है कि 6 वाटर कैसे रिलीज होते हैं, लेकिन होते हैं फोटोसिंथेसिस में। भले ही मैंने पहले बताया था कैसे होते हैं। तो सभी बच्चे ये जरूर याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जब होता है 6 CO2 रिएक्ट करता है 12 मॉलिक्यूल वाटर के साथ लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, 6 O2 रिलीज होता है, और इस दौरान 6 वाटर भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं या आपके लेवल पर किसी काम का नहीं है। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन जो होता है, इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन जो होता है वो सेल रेस्पिरेशन होता है। तो मैं यदि लिखना चाहूंगा इसमें कौन सा प्रोसेस क्या है, तो मैं कहूंगा कि दिस इज रेस्पिरेशन एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस। मतलब आप समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस सेल रेस्पिरेशन का उल्टा है। मैंने कहा आपको कि मैं कई एस्पेक्ट में आपको रियलाइज कराऊंगा कैसे उल्टा है। आइए एक एक करके लेते हैं। याद कीजिए जब मैंने पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, जिनको नहीं पढ़ाया था वो भी जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए बताएंगे इरहान, जो पढ़े फोटोसिंथेसिस कम से कम वो तो बताइए। इरहान रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ सर, रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन का रिएक्शन मतलब जिसमें
जिसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है सर। जिसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है फोटोसिंथेसिस में, और किसका रिडक्शन होता है? बता रहा हूँ सर, ऑक्सीडेशन होता है H2O का और रिडक्शन होता है CO2 का। चलिए अब आप माइक ऑफ कीजिए, अब नए बच्चों को थोड़ा समझाने दीजिए। देखिए बच्चे ने सही जवाब दिया क्योंकि हमसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। अरे उल्टा, रिडक्शन ऑफ अरे CO2। उल्टा, ये सही बोला, मैंने गलत लिखा है। ये लड़का सही बोला, मैंने गलत लिखा है। रिडक्शन CO2 का। यार क्या हो रहा है यार, रिडक्शन ऑफ CO2। ये लड़का इसलिए सही बोला क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इतना डिटेल में पढ़ा है कि गलत बोल ही नहीं सकता है। अब आप लोग को बताते हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े उनको भी बताते हैं। होता क्या है ना कि इन वाटर को स्प्लिट किया जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो इन वाटर को स्प्लिट किया जाता है, और वाटर के स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलता है, ये फिर वहां पर कई सारे फोटो सिस्टम्स होते हैं। उस फोटो सिस्टम में कई सारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर होते हैं। फाइनली इन सबको ले लाके फाइनली ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में फाइनली ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NADP ले लेता है। वहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर NADP होता है। मैंने ट्रिक भी दिया था, P फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये होता है वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर फोटोसिंथेसिस के दौरान। और ये NADP अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लेता है वाटर का, तो NADP में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वाटर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छीन लिया जाए तो बताइए वाटर क्या हो जाएगा, O2 के फॉर्म में अब रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छीन लिया गया है। मतलब इस दौरान O2 रिलीज हो जाएगा, और इस कदर वाटर हो जाता है ऑक्सीडाइज। और अभी रिडक्शन किसका हुआ है, हकीकत में मैं आपसे पूछूं तो वाटर के ऑक्सीडेशन से रिडक्शन NADP का होता है। क्योंकि इस दौरान क्या होता है ना, दिखता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन, CO2 का रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि CO2 में डायरेक्टली वाटर का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जोड़ दिया हूं, ऐसा नहीं होता। पूरा डिटेल में पढ़ाए फोटोसिंथेसिस में। रिडक्शन किसका होता है, NADP का होता है। और NADP से बन जाता है NADPH2। इसी को बोलते हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस में, इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग पावर। अब ये रेड्यूसिंग पावर ना मींस कि किसी को रिड्यूस कर सकता है। अब ये रेड्यूसिंग पावर कहाँ आता है, इस CO2 के पास। और CO2 के साथ ये NADPH2 केल्विन साइकिल के दौरान, केल्विन साइकिल 3 फेज में होता है। मैं आपको एक बार जल्दी से बताता हूँ, केल्विन साइकिल 3 फेज में होता है। पहला जो फेज होता है, दूसरा जो फेज होता है, तीसरा जो फेज होता है, ये सारे डिटेल में पढ़ाया हूँ। दूसरा फेज जो होता है उसी को बोलते हैं रिडक्शन फेज, क्योंकि पहला फेज और तीसरा फेज आपके किसी काम का नहीं है, अभी रीजनरेशन वगैरह आपके किसी काम का नहीं है। तो पहला फेज जो होता है वो, दूसरा फेज जो होता है रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में ही NADPH2 CO2 से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं 1,3-PGA। ये फर्स्ट स्टेज में बनता है, ठीक है। तो सॉरी, सेकंड स्टेज में ही पहले वाले रिएक्शन में बनता है, ठीक है। देखिए होता क्या, फर्स्ट स्टेज में बनता है PGA, फिर ये PGA घुसता है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में पहले होता है फास्फोराइलेशन। तो इसमें ऑलरेडी एक फास्फेट ग्रुप था 3rd नंबर कार्बन पे, तो फास्फोराइलेशन से 1,3-PGA बन जाता है। अब इस 1,3-PGA को सेकेंड स्टेज में रिडक्शन फेज जो कहलाता है 1,3-PGA, यानी कि 1,3-PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस 1,3-PGA का रिडक्शन करता है NADH2, और ये एसिड है, एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है। तो ये 1,3-PGA जो है रिडक्शन के बाद 1,3 पागल बन जाता है, मतलब 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है। यानी कि एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बन जाता है। ये सारी बातें मैंने फोटोसिंथेसिस में बताई है केल्विन साइकिल के दौरान। कुल मिला के आपको जो अभी फिलहाल याद रखना है, ये सब तामझाम हटाइए। इसको बहुत डिटेल में मैंने लिया था केल्विन साइकिल में, ठीक है। तो ये सब तामझाम को आप हटाइए। आप तो बस इतना अभी फिलहाल याद रखिए कि CO2 का रिडक्शन वाटर नहीं करता, CO2 का रिडक्शन NADPH2 करता है केल्विन साइकिल के रिडक्शन फेज। जो बच्चे फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े उनको जब पढ़ाएंगे तो आपको भी बहुत डिटेल में बताएंगे। तो अगर ऐसा है कि केल्विन साइकिल के रिडक्शन फेज में ये CO2 का रिडक्शन हो जाएगा, कुल मिला के CO2 नहीं, CO2 से बने प्रोडक्ट 1,3-PGA का रिडक्शन होता है तो 1,3-PGAL बनता है। कुल मिला के फाइनली ग्लूकोज बनता है उससे, वो पूरा स्टेप केल्विन साइकिल में पढ़ाएंगे। तो NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP में। और ये ग्लूकोज CO2 जो था ये फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस CO2 के पास कार्बन था ही सही, ऑक्सीजन था ही सही, हाइड्रोजन दे दिया NADPH2 ने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब आप गौर कीजिए कि इस दौरान यदि एक ग्लूकोज बनाना पड़े तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन,
तो अतिक बताएगा यदि एक ग्लूकोज बनाना पड़े जिसमें 6 कार्बन है, तो बताओ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 यूज करना पड़ेगा? 6 CO2। 6 CO2 ऊपर में भी लिखा है, ये देखो 6 CO2। तो बताओ ईरान, अगर 6 CO2 का रिडक्शन कराना है, मैंने तुम्हें फोटोसिंथेसिस में सिखाया था कि यदि एक CO2 का रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन फेज में एक CO2 के रिडक्शन के लिए 2 NADPH2 लगता था। वही सेकंड फेज, केल्विन साइकिल के सेकंड रिडक्शन फेज में एक CO2 के रिडक्शन के लिए 2 NADPH2 लगता था। फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है, 2 NADPH2 लगता था। तो एक बात बताओ कि रिडक्शन कराने के लिए 6 CO2 का रिडक्शन कराने के लिए कितना NADPH2 देना पड़ेगा? 12 NADPH2। ये 12 NADPH2 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। इसका मतलब 12 NADPH2 बना है वाटर के ऑक्सीडेशन से। तो एक बात बताइए, एक वाटर अगर ऑक्सीडाइज होता है तो 2 गो हाइड्रोजन ये रिलीज करेगा, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो बताओ अगर 12 NADPH2 बन रहा है, 12 NADPH2 बन रहा है, इसका मतलब कितना? 24 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया है, मतलब 24 हाइड्रोजन आया। और 24 हाइड्रोजन आने के लिए कितना वाटर को ऑक्सीडाइज होना पड़ा होगा ईरान? जल्दी सर क्या पूछे हैं? फिर से बोल दे रहा हूं कि आप अभी देखिए, फिर से पूरा कहानी रिपीट कर दे रहा हूं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, इसलिए 6 CO2 का रिडक्शन होगा। कहा? केल्विन साइकिल के रिडक्शन से। और मैंने सिखाया था फोटोसिंथेसिस में कि एक CO2 के रिडक्शन के लिए 2 NADPH2 चाहिए होता है। कैसे? मैंने फोटोसिंथेसिस में समझाया था। एक CO2 के रिडक्शन के लिए यदि 2 NADPH2 चाहिए तो 12 CO2 के रिडक्शन के लिए 6 CO2 के रिडक्शन के लिए 12 NADPH2 चाहिए। तो ये 12 NADPH2 यहां से आया। तो मैं कहता हूं कि 12 NADPH2 तो बनता कैसे है? वाटर के ऑक्सीडेशन से। तो ये 12 NADPH2 बनाने के लिए कितना वाटर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा? बता रहा हूँ सर, 12 ये 6 वाटर को 6 वाटर को पागल। हाँ, एक वाटर 2 12 NADPH2 में कितना हाइड्रोजन है ये पता है तुम्हें? अच्छा 2 है। हाँ तो हाँ, 12 हो कितना जाएगा हाइड्रोजन है? सर। कितना हाइड्रोजन है 12 NADPH2 में? 24 24। और 24 हाइड्रोजन के लिए तुम 6 वाटर को तोड़ोगे। अभी बताए एक वाटर के टूटने से 2 हाइड्रोजन रिलीज होता है। बेवकूफ, 12 वाटर रिलीज होगा। और देखो यहाँ पे 12 लिखा है, मतलब रिलीज नहीं, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये 12 वाटर और 6 CO2 किस कदर रिएक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में? आई थिंक कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं भी पढ़े उनको भी आभास हो गया। बोलिए अतीक। यस सर। बताओ अतीक, अगर एक वाटर टूटता है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। और अगर 2 नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाए तो एक मोलिकुलर O2 बनता है। तो बताओ अतीक, यदि एक वाटर के टूटने से एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है तो बताओ 6 वाटर के टूटने से कितने मोलिकुलर O2 रिलीज हुए होंगे? 6 O2। 6 O2। समझ गया बच्चे? क्योंकि एक वाटर के टूटने से एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है, तो 6 वाटर के टूटने से 6 वाटर के टूटने से कितना रिलीज होगा? सॉरी 12 वाटर यहाँ पे, सॉरी 12 वाटर के टूटने से 12 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा और ये 12 नेसेंट ऑक्सीजन मिला के 6 मोलिकुलर O2 बना देंगे। अब बोलो इधर का ये सारा हिसाब किताब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तब इधर आएंगे हम रेस्पिरेशन में, क्योंकि यही कैलकुलेशन उलट के रख देंगे इधर। और इसी एस्पेक्ट में हम उनको रियलाइज कराने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का उल्टा है सेल लाइफ। अगर इस कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है, मैं फिर से रिव्यू करा देता हूँ क्या बोला है मैंने बस यही कहा है कि फोटोसिंथेसिस में एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 कार्बन की जरूरत है। तो ये 6 कार्बन CO2 से आते हैं, इसीलिए यहाँ पे 6 CO2 रिएक्ट किया है, मतलब 6 CO2 का रिडक्शन होता है। और चूंकि एक CO2 के रिडक्शन के लिए 2 NADPH2 होता है, ये फिलहाल जो बच्चे फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े वो फिलहाल याद रखिए कि एक CO2 के रिडक्शन के लिए 2 NADPH2 चाहिए होता है। तो 6 CO2 के रिडक्शन के लिए, क्यों 6 CO2? क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए 6 CO2 चाहिए। 6 CO2 के रिडक्शन के लिए 12 NADPH2 चाहिए होगा। ये 12 NADPH2 कहां से आएगा? वाटर के ऑक्सीडेशन से बनता है NADPH2। तो ये 12 NADPH2 तब बनेगा जब 12 वाटर का ऑक्सीडेशन होगा।
और अगर 12 वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो 6 मोलिकुलर O2 रिलीज होंगे। यस और नो? अगर अब इसमें किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके बोल सकता है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इधर वाला उल्टा वाला भी समझ में नहीं आएगा। हर्ष, आपको कोई डाउट? नो सर। नहीं, ठीक है। इरहान, डाउट? नहीं सर, 12 तक समझ गया था, फिर ऑक्सीजन उतने ही लगेगा 6। ऑक्सीजन में तुमको दिक्कत है इसमें? नहीं सर, मेरा ठीक है। कनेक्शन कट गया था तो अभी जस्ट कनेक्ट किया हूँ। हाँ, हो तो गया, ये समझ 6 गया। कैसे आता है समझ गए ना? हाँ, 12 है वो तो उसका आधा। अतीक, कोई दिक्कत? नो सर। स्वाति, कोई दिक्कत इसमें, इस कैलकुलेशन में? नहीं। नहीं। अब उसका उलट के रख देते हैं, देखना सब कुछ उलट के रख देंगे। एक ग्लूकोज को तोड़ना है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन, नॉट रेडॉक्स। रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट्स से ग्लूकोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से होता है। लेट्स से ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ईरान बताएगा कौन सा एंजाइम इसका ऑक्सीडेशन करेगा? जल्दी। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अतीक बताएगा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस तरीके से करेगा? जल्दी बोलो। फिर से बोलिएगा सर। ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ग्लूकोज का किस तरीके से ऑक्सीडेशन करेगा? इसके कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ के। हाँ, उससे क्या रिलीज होगा? CO2 H2O रिलीज होगा। अरे यार, ग्लूकोज का जब CH बॉन्ड टूटेगा तो आप हाइड्रोजन रिमूव करा के इसका क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन करा रहे हो। वर्ड पकड़ो, ऑक्सीडेशन। हमने बेसिक में सिखाया है ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और CH बॉन्ड टूटने से हाइड्रोजन रिमूव होगा। दिस इज ऑक्सीडेशन। वो ठीक है, और क्या होगा मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता है तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन कराता है? बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोथ। चलो इरहान बताएगा, नहीं हर्ष बताएगा। हर्ष, ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगा इस ग्लूकोज से, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा सेल रेस्पिरेशन के दौरान? सेल रेस्पिरेशन के दौरान O2। O2 फाइनल नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ये सर, वो हमारा जो कोफैक्टर है NAD और या तो NAD या तो FAD, या तो NAD या तो FAD। जब इस ग्लूकोज का हो रहा होगा क्या? ऑक्सीडेशन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तो इस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर खुद NAD या FAD इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता होगा और NAD कन्वर्ट हो जाता होगा NADH2 में, और कई जगह पर FAD कन्वर्ट हो जाता होगा FADH2 में। कल क्रेब्स साइकिल में थोड़ा बताए थे और ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन में भी बताए थे। फाइनली उस ग्लूकोज का हाइड्रोजन और मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसमें आके कंजर्व हो चुका है? इस रेड्यूसिंग पावर में। दिस इज रेड्यूसिंग पावर, दिस इज रेड्यूसिंग पावर। इस दौरान अगर ग्लूकोज से हाइड्रोजन छीन लिया जाए, अगर इस दौरान ग्लूकोज से हाइड्रोजन छीन लिया जाए तो रिलीज क्या होगा? CO2। रिलीज क्या होगा? CO2। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऑक्सीडेशन किस तरीके से वो हाइड्रोजन निकाल के, तो इस दौरान रिलीज क्या होगा? CO2। चलिए CO2 रिलीज होगा, मान गए। CO2 रिलीज हो गया, मान गए। अब बात करते हैं क्या? CO2 रिलीज होगा, मान गए। अब बात करते हैं इसकी रेड्यूसिंग पावर का फ्यूचर क्या होगा। रेड्यूसिंग पावर माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में घुस जाएगा। कितने बने हैं वो सब छोड़ो, माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में घुस जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS में घुसने के बाद उसका हो जाएगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल ETS। वहां एक्सेप्टर कौन होगा? O2। O2 देखो यूज हो रहा है। O2 के प्रेजेंस में इस रेड्यूसिंग पावर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फाइनली O2 जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लेगा इस रेड्यूसिंग पावर का तो वो बन जाएगा वाटर। वो क्या बन जाएगा? वाटर। इतना बात कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी हिसाब किताब नहीं किया, हिसाब किताब अभी कर लेंगे। रेस्पिरेशन में क्या होगा? जो कल पढ़ाए थे वही अभी बताए कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे? डिहाइड्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस में। कैसे? हाइड्रोजन को निकाल के। हाइड्रोजन कौन लेगा? NAD लेगा या FAD लेगा? तो क्या बनेगा? रेड्यूसिंग पावर बनेगा NADH2 और FADH2। तो इस दौरान जब ग्लूकोज से हाइड्रोजन छीन लिया जाएगा तो CO2 बचेगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। अब उस हाइड्रोजन को कहां कंजर्व करा दिया गया?
वो कंजर्व करा देगा NADH2 या FADH2 में। वो NADH2 FADH2 का क्या होगा, वो रेड्यूसिंग पावर है, उसका होगा ऑक्सीडेशन। कहाँ होगा ऑक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस पर। माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस में जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बने, फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर O2 होता है, ये रहा O2। तो वहां पर O2 क्या बन जाएगा, मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं उसको, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ये वाटर बना, आपने पिया नहीं है, मेटाबॉलिक वाटर बन के रिलीज हो जाएगा। और इस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइनली O2 को दिए हो गए, इस दौरान कुछ एटीपी भी बन गया होगा, जो हम पढ़ेंगे एटीएस में कि एटीपी कैसे बनता है, मतलब कुछ एनर्जी भी रिलीज हो गई होगी। उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में यूटिलाइज करके हम लोग बाद में देखेंगे एटीपी कैसे बनता है। तो इस दौरान हुआ क्या, CO2 और वाटर रिलीज हो गया, हवा और पानी बनकर रिलीज हो गया एक ग्लूकोज। ये बात समझ में आया, अब हिसाब किताब करते हैं, हिसाब किताब बराबर कर देंगे अभी। ये बात किसी को अगर डाउट हो तो बोलिए। नहीं सर। नहीं, चलो हिसाब किताब करते हैं, आज हिसाब किताब करते हैं। बताओ एक ग्लूकोज के बनने में कितना रेडिएशन पावर लगा था, 12। एक ग्लूकोज के बनने में कितना रेडिएशन पावर लगा था, 12। और एक ग्लूकोज जब टूटेगा तो कितना रेडिएशन पावर निकलेगा, 12। 10 NADPH2 और 2 FADH2। अगर एरोबिक हुआ है तो, एनारोबिक होगा तो छोड़ो, उसका अलग केस हम बात करेंगे बाद में। अगर O2 हुआ ना एरोबिक, अगर एरोबिक ब्रेकडाउन हुआ है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो 12 लगा था रेडिएशन पावर NADPH2, वो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था इसलिए वो बना कहां, सिर्फ प्लांट के क्लोरोफिल के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और वो ग्लूकोज प्लांट के हर सेल को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, इवन आप भी खा लीजिए। तो उसके बाद अगर उसका O2 के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ है, तो O2 के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होने के लिए उस ग्लूकोज से तो 12 हाइड्रोजन निकलेगा, ये दिख रहा है, इतना तो समझ में आ गया, 12 हाइड्रोजन। लेकिन अगर 12 NADPH2 मिल रहा है, मतलब 12 रेडिएशन पावर मिल रहा है, तो उसमें तो 24 हाइड्रोजन है। इसीलिए बोले थे कि 12 वाटर फोटोसिंथेसिस में जो रिलीज हुआ, वो 12 वाटर फिर से रेस्पिरेशन यूटिलाइज नहीं होगा। तो अगर प्लांट है तो प्लांट अपना मेटाबॉलिक वाटर यूज कर लेगा। हम हैं तो हम खाने के साथ इसलिए तो पानी भी पीते हैं ना, इसीलिए तो खाने के साथ पानी भी पीते हैं ना, क्योंकि उसके ब्रेकडाउन में, उसी फूड के ब्रेकडाउन में भी 6 वाटर लग जाएगा, क्योंकि फिर इसका 12 हाइड्रोजन, कुल मिला के ये जो 12 रेडिएशन पावर बनेगा, इसमें 24 हाइड्रोजन होगा, 24 हाइड्रोजन। और अब बताओ ये जो 24 हाइड्रोजन यानी कि 12 रेडिएशन पावर, इसका ऑक्सीडेशन कराने, अच्छा बताओ इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज में 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन थे, तो CO2 कितना रिलीज हो जाएंगे, 6 CO2 रिलीज हो जाएंगे। 12 रेडिएशन पावर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना O2 यूज करोगे इरहान, कल भी बताए थे बात। क्या सर, 12 रेडिएशन पावर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना O2 यूज करोगे, 12 के लिए सर 6 करेंगे, 6 करोगे तो 6 O2 यूटिलाइज हो जाएगा, तो कितना वाटर बन जाएगा, 12। 6 O2 लगे थे, सॉरी 6 O2 निकले थे, 6 O2 लग गए, 12 वाटर लगे थे, 12 वाटर निकल गए, 6 CO2 लगे थे, 6 CO2 निकल गए, 12 NADPH2 रेडिएशन पावर के नाम पर लगे थे, 12 रेडिएशन पावर निकले भी हैं। सोचे कभी आज तक जीवन में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का रिवर्स होता है। भाई साहब मैं अभी आपको ना आपके लेवल से रियलाइज करा रहा हूँ, मैं अभी आपको आपके लेवल मतलब नीट के लेवल से रियलाइज करा रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का उल्टा है, कई एस्पेक्ट में उल्टा है। वो तो जो काम आपके काम का है बस उतना बता दे रहा हूँ। अभी मैं अगर इस 6 वाटर का हिसाब किताब ले लूंगा ना, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन आपके फिलहाल किसी काम का नहीं है, बकवास नहीं करूंगा मैं। बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का कैसे उल्टा है। बताओ आज के बाद कोई पूछेगा तो बता दोगे कैसे उल्टा है, शायद उसको सामने वाले को पल्ले भी नहीं पड़ेगा कैसे उल्टा है। ये इतना हिसाब किताब भाई साहब जो इतना डिटेल में पढ़ा है वही समझ सकता है, सुनने वाला नहीं समझ सकता है। आज के बाद कोई भी बोले फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के उल्टा या रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के उल्टा, अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरी की पूरी फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए, और इसको रटना नहीं है, घर पे जाके मन से लिख कर सोचना है। अगर कहीं पर आप फंस रहे हैं तो कॉपी पढ़ना है, फिर फंस रहे हैं तो फिर हमसे कल पूछ लेना है। और जो बच्चे फोटोसिंथेसिस पढ़े वो तो आई थिंक कभी फंसेंगे, जो नहीं भी पढ़े तो उनको मैंने बेसिक लेके समझाया कि ये कैसे कैसे क्या। आपको दिक्कत है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। कोई कैलकुलेशन मैंने आपके सामने छिपाया नहीं है, बस इसका कैलकुलेशन मैंने आपसे छिपाया जो आपके किसी काम का नहीं है अभी। और वो इसका कैलकुलेशन में मैंने फोटोसिंथेसिस में बता दिया था, लेकिन मैंने कहा था भूल जाइए कोई काम का नहीं आता, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इस बात पर पहुंच गए
कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के उल्टा है। अगर मैं आपसे फाइनली बात कहूं तो मैं ये आपको बताया हूँ, ये लाइट एनर्जी लगा फोटोसिंथेसिस में, बाद में एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो गया, उल्टा उल्टा, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया। अब इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो याद कीजिए, कल एक बहुत बड़ा रायता फैल गया था, और वो रायता क्या फैला था याद कीजिए। मैंने कहा था फैलाया मैं हूं तो समेटूंगा मैं ही, कि अगर आपने खाना खाया तो आपने क्या पाया, आपने एनर्जी पाया, क्योंकि ये हवा और पानी हवा में उड़ाया, ये मेटाबॉलिक वाटर, इससे आपका प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट थोड़ी बनेगा, CO2 तो निकल जाएगा बाहर। तो मेरा सवाल था कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ डायलॉग के फॉर्म में कि हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट ऑल्सो द सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि अगर ऐसा होता कि हमको खाने से क्या मिलता है, एटीपी, एनर्जी, तो फिर तो हम एटीपी का कैप्सूल खाते, है ना, फिर तो हम एटीपी का कैप्सूल खाते। कई के लिए बर्गर पिज्जा इतना बना हुआ है, स्वाद ले लेके खा रहे हैं, एटीपी का कैप्सूल खाते, एनर्जी चाहिए ना। लेकिन हम जो खाते हैं, क्योंकि एटीपी से सिर्फ आपको एनर्जी मिलेगा, प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट नहीं मिलेगा, तो हमने इसलिए आपको समझाया था कि हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए खाने से आप काम भी करेंगे और आपका अंग भी लगेगा। तो इस रिएक्शन को देख के तो ऐसा लगता है कि खाने से सिर्फ हम काम कर पाएंगे, अंग नहीं लग सकता, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो भाई साहब जो आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड अगर आपने खाया तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का फॉर्म में रहा कहां, वो तो टूट के एनर्जी दे दिया, देन हाउ मैं ये कैसे कह सकता हूं कि हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी आल्सो सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म? कैसे? क्या कोई बच्चा जवाब देगा? मैं एक एक करके पूछ लेता हूं। पहले हर्ष बताएगा, क्या लगता है आपको कि मेरा डायलॉग गलत है या फिर हम लोग कहीं पर किसी कॉन्सेप्ट को अभी हिडन रखते हैं? सर डायलॉग सही है, कॉन्सेप्ट से आपने बताया था कि प्रोटीन जब हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड में बनता है, और हमारे सेल के अंदर तो फिर आपके कहने का मतलब ये है कि प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट मोस्टली अमीनो एसिड है, तो अमीनो प्रोटीन टूटेगा नहीं और जो है कि वो अमीनो एसिड प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट बन जाएगा, यही ना? यस नहीं, तो प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट मोस्टली अमीनो एसिड होता है, सिर्फ अमीनो एसिड थोड़ी होता है, मोस्टली अमीनो एसिड होता है, सिर्फ अमीनो एसिड थोड़ी होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कहां से आएगा? चलिए ये बताएंगे, क्या कहते हैं, अतीक बताएंगे? नो सर। नहीं, आप बताएंगे? आप नहीं आ रहा। इरहान बताएंगे? इरहान सर ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी बन रहा था। एटीपी का छोड़ो ना, एटीपी तो मिल ही रहा, हम कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट कहां से मिलेगा? सेल को जब चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तो कहां मिलेगा? वो तो खाने के बाद टूट जाता है ना। अच्छा, तब नहीं मालूम। अच्छा स्वाति कुछ बोलेंगे? हाँ, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो रिवर्स रिएक्शन शो करता है। बस पकड़ लिए, सही बात है, बहुत बढ़िया, पकड़ ली। अब इस बातों को हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, कैसे, ऐसा कैसे, बिल्कुल सही जवाब है इसका। ऐसा कैसे इस बातों को डिटेल में समझाएंगे, इस मीटिंग के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये मीटिंग एंड करते हैं, मैसेज करेंगे, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग, ठीक है? आंसर सही है इनका, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में, तुरंत क्रिएट करेंगे। और तब तक आप लोग क्या कीजिए, सुनिए, तब तक आप लोग क्या कीजिए, नोट्स में ये जो अभी मैंने पढ़ाया है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को लेना है, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है? नोट्स में इस चार्ट को पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं उस क्वेश्चन को डील करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। आज ग्लाइकोलाइसिस खत्म करना है किसी हालत में, चलिए।